हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपके सेकंड बुक है इंटर क्लास का, ट्वेल्थ क्लास का, इंटर साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए। जो ट्वेल्थ क्लास है उसमें एक सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे संबंधित कुछ मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं सबके सब बता रहा हूँ, वैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा और एक एक करके मैं सब समझाते चल रहा हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न से है चलो ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टार्ट करें, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय किसके द्वारा, मतलब पियर्स द प्लोमैन जो है ये आप देख रहे हो, पियर्स द प्लोमैन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है लैंगलैंड द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, लैंगलैंड द्वारा लिखा गया, ठीक है, लैंगलैंड द्वारा लिखा गया है। हाँ, फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके सब थोड़ा सा इसे इरेज करने दो, मिटाने दो पहले, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है, लैंगलैंड। अच्छा, उसके बाद है फिर सेकंड में द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है, तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के राइटर है अरुंधति राय, ठीक है। कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, अरुंधति राय। मैं सब के सब इन सर्किल करता चल रहा हूँ, ठीक ना, अरुंधति राय, ठीक है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति राय। नेक्स्ट आगे देखेंगे, द ईयर 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ पीरियड। कहने का मतलब हो गया कि आखिर जो एंशेंट ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ तीन कैटेगरी के बांटा गया था, तीन कैटेगरी के बांटा गया, तो किस कौन कौन कैटेगरी के बांटा गया। एक था, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक ओल्ड ओल्ड एक कौन इंग्लिश, एक ओल्ड इंग्लिश, एक मिडिल इंग्लिश, एक मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश जो है ना, से क्या होता है कि मतलब 1066 से पहले तक के जो भी इंग्लिश आया, 1066 तक के जो भी इंग्लिश रहा, वो क्या था, ओल्ड इंग्लिश था। वो क्या क्या कहलाता, ओल्ड इंग्लिश। अब यहाँ पे 1066 तक का ओल्ड इंग्लिश था ना, तो फिर क्या होता है कि इसमें 1066 तक ओल्ड इंग्लिश था, तो यहाँ पूछा गया कि द ईयर 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि 1066 तक के बीच में कौन सा इंग्लिश समाप्त हुआ, तो 1066 तक के इंग्लिश जो समाप्त हुआ वो इंग्लिश क्या था, ओल्ड। मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। हाँ समझिएगा, ये नहीं कि मतलब कि इसे थोड़ा सा इरेज करने दो, हो गया, ठीक है। कौन इंग्लिश हो गया, ओल्ड इंग्लिश। फिर आगे देख लेना, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैं जिक्र किया हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज डॉट डॉट, इंग्लिश इज डॉट डॉट देन संस्कृत है, मतलब कि इंग्लिश इज डॉट डॉट देन संस्कृत। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया कि इंग्लिश इज डॉट डॉट देन संस्कृत, तब हम इसके बारे में क्या करेंगे, तो इसमें लिखा है ओल्डर, एंशिएंट, यंगर, क्लासिकल। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है संस्कृत से कम का है, यानी कि बाद में आया है, यंगर है, यानी कि पहले सबसे प्राचीन काल से क्या है, संस्कृत है। और यहाँ पे बोला गया कि इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्या से, संस्कृत से छोटा है। संस्कृत से मैंने छोटा मैंने क्या, संस्कृत के बाद में आया है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, यंगर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अब देख लेना, द वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड इज रिटेन। थोड़ा सा एक एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ, द वेस्टलैंड ऑफ, द वेस्टलैंड क्या है, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे, इसमें देख लो, टी एस इलियट आपको कहीं पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय टी एस इलियट, ठीक ना। वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो टी एस इलियट द्वारा। हाँ देखिएगा, टी एस इलियट द्वारा, ठीक है। उम्मीद समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। उसके बाद में इंग्लिश इज फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड है। मैं देख लो, पिछले वीडियो में आप ये भी देखिएगा कि मैं बताया हूँ कि क्या बताया हूँ, सब थोड़ा सा फिर से एक बार फोकस करिएगा। देख लो कि 1150, मैं लिख करके बताता हूँ, 1150 से लेकर के 1500 तक के हैं। ये जो कहलाया से मिडिल इंग्लिश कहलाता है। कौन इंग्लिश कहलाया था, मिडिल इंग्लिश कहलाया। तो इंग्लिश इज फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, इंग्लिश इज फ्रॉम
15 सेंचुरी इज कॉल्ड, तब हम यहाँ पे 15 सेंचुरी इज कॉल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो 15 सेंचुरी के बाद में कौन सा मतलब कि इंग्लिश कहलाया? 15 सेंचुरी के बाद यानी 15वीं शताब्दी के बाद में देख लो यहाँ तक के कौन इंग्लिश कहलाया था? यहाँ तक मिडिल इंग्लिश कहलाया था। कौन इंग्लिश कहलाया था? 1150 से लेकर के 1500 तक कौन इंग्लिश कहलाया? मिडिल इंग्लिश। और 1150 से ठीक 1066 तक के बीच में ब्लॉक रहा। उसके ठीक पहले कौन इंग्लिश कहलाया? ओल्ड इंग्लिश, ठीक ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया कि 1500 के बाद जो भी इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हुआ है, वो कौन इंग्लिश कहला रहा है? ये कहला रहा है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का समय आप थोड़ा सा पता करो कि मिडिल इंग्लिश का समय कब से कब तक रहा है, ठीक ना। तो मिडिल इंग्लिश का समय आप लोग देख लो। अभी मैं तुरंत बता रहा था, अभी मैं तुरंत क्या बता रहा था आप लोग को? अभी तुरंत क्या बता रहा था? देख लो, यही बता रहा था कि 1150 कहीं पे है, देख लो, देख लो यहाँ पे है ना। थोड़ा सा जूम करके देख लो ज़रा, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1150 से लेकर के 1500 तक के कौन सी इंग्लिश कहलाएगा? देख लो कौन सी इंग्लिश कहलाएगा? एक कहलाएगा मिडिल इंग्लिश। कौन इंग्लिश कहलाएगा? मिडिल इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न आ गया है, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। मतलब कौन सा इंग्लिश जो है हमारे देश का भाषा नहीं है, कौन सी लैंग्वेज है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारा देश की जो लैंग्वेज नहीं है वो इंग्लिश हमारे देश का नेटिव लैंग्वेज नहीं है। समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। यानी कि हम कैसे पकड़ेंगे जब एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे कि नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो हम क्या कर देंगे? हम इंग्लिश कर देंगे, क्योंकि हिंदी हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती है, मलयालम भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है। अब रही बात कि इंग्लिश जो है हमारे हिंदुस्तान में नहीं बोली जाती थी, लेकिन ये बात पुर्तगालियों, ईरानियों, डचों और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अंग्रेज लोग जब से आए ना, तो हिंदुस्तान में इंग्लिश का वर्चस्व बढ़ने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी देखेंगे क्या, विच पीरियड नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जरा विचार करो यहाँ पे, देख लो, थोड़ा सा जूम करके मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, अब दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ, अगर कहीं पे थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम करके बता रहा हूँ। देखिएगा, विच लैंग्वेज विच पीरियड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना। यहाँ पे दीजिएगा, विच पीरियड नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक ना। आप कौन सी काल को आप मानिएगा? अगर छोटा छोटा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा बच्चों, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप समझने का। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए हर कुछ, ठीक है। देखना, यहाँ पे लिखा लिखो, विच पीरियड नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक ना। मैं क्वेश्चन नंबर ये पढ़ रहा हूँ, देख लो, ये विच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि देख लो, बचपन शुरुआती दौर से हम बात करते हैं, तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश हम कौन से इंग्लिश का शुरुआत किए होंगे? तो हम जब भी शुरुआत किए होंगे छोटा में, तो हम कौन इंग्लिश की बात किए होंगे? ओल्ड इंग्लिश का। हमारे हिंदुस्तान या कहीं पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन इंग्लिश आया होगा? ओल्ड इंग्लिश आया होगा। शुरुआती दौर में क्या आया होगा? यही आया होगा, ठीक है। क्या है कि देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं विच थिंग हैज, जैसे कि विच थिंग हैज के बारे में बात करते हैं। किधर गया? देख लो यहाँ पे, विच थिंग हैज एंटायर द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, ठीक ना। मतलब कि क्या होता है कि विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि कैसे कैसे इंग्लिश का इनरिच करते गया। तो कहने का मतलब कि जब तक वोकेबलरी आते गया ना, उसमें क्या होना कि उसका जन्म, यानी कि नए नए शब्द बनते गए, उपजते गए, ठीक है, और यह इंग्लिश प्रसार होता गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए। हु वेयर नॉन एज द, देख लो, एक एक प्रश्न को तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कि हम सब के सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विथ्स, हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विथ, तो हम बात करेंगे कि एलिजाबेथ
एलिजाबेथ स्कॉलर्स, वही एलिजाबेथ के बारे में जो द्वितीय महारानी आज से लगता है 2-3 मंथ पहले ये मर चुकी भी है, ठीक ना। ये द्वितीय एलिजाबेथ द्वितीय थी, ठीक ना, जो 70 साल तकरीबन महारानी रहती। तो वो वे आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विथ, यूनिवर्सिटी विथ कौन कहलाई, तो एलिजाबेथ द्वितीय कहलाई, एलिजाबेथ स्कॉलर्स कहलाई, ठीक ना। उसके बाद में देख हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर जिक्र कर लो बच्चे लोग, ठीक है। हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, यानी कि एलिजाबेथ के समय, उस समय समकालीन एलिजाबेथ के समय कौन थे, मतलब कि बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट कौन थे, तो हम पूरी बढ़िया से जानते हैं बच्चे लोग। तो ध्यान देना हम क्या बात बताना चाह रहे हैं, देख लो, पहले इरेज करने दो। यहाँ पे एक देख लो शेक्सपियर का नाम दिखाई पड़ रहा है आपको। ये शेक्सपियर जो था, शेक्सपियर ये था एलिजाबेथ के समय बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा क्या था, ड्रामाटिस्ट थे, ठीक ना, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे। अब देखना 1-2 प्रश्न और है। हु रोड द आर्म्स एंड द मैन, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। हु रोड द आर्म्स एंड द मैन, तो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, देख लो, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, हु रोड द आर्म्स एंड द मैन, तो यहाँ पे दिखाई पड़ा एक चीज़ है, कौन है, जीबी शाह। देख लो जीबी शाह लिख करके बता रहे हैं, जीबी शाह, ठीक है। ये जीबी शाह क्या कहता ना कि मतलब कि आर्म्स एंड द मैन का राइटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे भाषा को, फ्रेंच का, रशियन का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो मेरे हिसाब से मैं डन कर देता हूँ कि इंग्लिश का ही ब्राइट फ्यूचर है। इंग्लिश ही ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पूरी दुनिया में मतलब कि इंग्लिश बड़ा फेमस है, ठीक है। हर कोई इच्छुक होते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए हम सीखें, है कि ना। चलो आगे देखना। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। देख लो, विच लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कौन से ऐसा इंग्लिश, देख लीजिए, कौन सा ऐसा भाषा है जो उसका अपना मतलब कि क्या प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होता है ना, बोलने का तरीका उसका अपना है। तो स्पष्ट है कि इंग्लिश का ही है, ठीक है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है से अपने आप अपना रिसीव किया, अपना डिक्शनरी से रिसीव किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट लिखल है वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, इस पर ध्यान दीजिएगा। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, तो थोड़ा ध्यान देना। एक लिखा हुआ है बाबू अमेरिका, एक लिखा है ब्रिटेन, एक लिखा है फ्रांस, सभी का एक ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक बात जरा विचार करना, हमको लगता नहीं है कि अमेरिका में से बोली जाती है। आप भी जरा विचार कर लो, मैं आप थोड़ा सा डिलीट करने दो, सभी को मिटाने दो मुझे, ठीक है। हमको लगता है एक इसको भी आप जरा देख लेना। कहने का मतलब आपको क्या लगता है कि खाली अमेरिका में बोला जाता है। एक क्वेश्चन को मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का, ठीक ना। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया बोली जाती है। इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, पूरी दुनिया बोली जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि अगर बात की जाए कि यूनाइटेड नेशन का मेन लैंग्वेज क्या है, मेन भाषा क्या है, तो उम्मीद है कि इंग्लैंड का मेन भाषा क्या है, आप जानते ही होंगे। क्या जानते हैं, इंग्लिश। हो गया, याद हो गया होगा। यूनाइटेड नेशन एकदम ऐसे रट लेना, बिल्कुल एकदम सीख लेना। वैसे तो मैं वीडियो में ही सब कुछ आधा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीख जाओगे, एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखना, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, विच लैंग्वेज हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। फिर से एक बात मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, क्या हो सकता है मैं आपको PDF सहित मिल जाएगा। इसका इंग्लिश हो जाएगा सही आंसर, और विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर, इसका भी इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है। और व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसका भी इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट आगे देखो, विच, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बाबू रहे, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, कौन सी भाषा जो पूरे विश्व स्तर पर बोली जाती है, कौन सा भाषा है। तो आप इतना देर ना करते हुए आप जानते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा कौन बोली जा रही है अभी आज के डेट में। हर व्यक्ति बच्चा बोलने को इच्छुक है, हर देश को लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, वो है इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बता रहा हूँ, देखो तनी ध्यान देना बच्चे लोग, क्या यहाँ पे है, ग्लोबल लैंग्वेज तक के मैंने बता दिया। विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, थोड़ा सा विचार करना बाबू,
यहाँ पे प्रश्न नहीं देखना, यहाँ पे है विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत का दूसरी भाषा क्या है? तो देख लो, भारत के 8वीं अनुसूची में, भारत के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की दर्जा? 22। कितना? 22। लेकिन क्या है कि लेकिन क्या हमारे देश में हर जगह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो समुदाय, कोई भी सिख समुदाय या कोई धर्म के लोग, कोई भी रिलीजियस क्या करते हैं कि हर तरह की अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। हर राज्य में कुछ ना कुछ अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। तमिलनाडु में अलग होती है, आंध्र प्रदेश की अलग होती है, मतलब बिहार में अलग होती है, मतलब कुछ ना कुछ भाषाओं की कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, सब भाषाएं अपना अपना प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोली जाने वाली यानी कि नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है? नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा हिंदी। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे पूछा गया, कौन लैंग्वेज पूछा गया है? यानी कि सबसे ज़्यादा दूसरी भाषा कोई प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सी भाषा है? इंग्लिश। ठीक ना। आज हर ऑफिशियल वर्क में इंग्लिश अनिवार्य हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेकेंड लैंग्वेज इंडिया का क्या हो गया? तो इंग्लिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे क्या लिखल है? विच लैंग्वेज फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे विच लैंग्वेज फंक्शन एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। अब बताइए कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ, यानी उत्तर दक्षिण दोनों में क्या कर रहा है ना, दक्षिण उत्तर दोनों में क्या कर रहा है ये कि लिंक लैंग्वेज, यानी कि कुछ ना समझ में आने पर उसके लिए एक लिंक लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में रिटर्न लिखा हुआ मिलता है, बस इतना कान खोल कर सुन लो, ये देख लो वीडियो, उसके बाद में एकदम लॉक कर देना कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान का लिंक लैंग्वेज कौन है, यानी कि मैं अपनी भाषा को छोड़ करके, राजकीय भाषा राष्ट्रीय भाषा को हिंदी को छोड़ करके कौन सी भाषा का हम प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं? तो इंग्लिश का, नोट कर लेना, ठीक है। आगे देख लेना। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा वीवीआई है, हु आर नॉन एज द इंटरनेशनल इंडियन। देख लो, हु आर नॉन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स, ठीक है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स। अगर बारे में पूछ बोल जाए हु, देख लो, हु आर नॉन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर, तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो हमको लगता है, देख लो, ये जो था ना 15 का, ये जो आप देख रहे हो ना, सलमान रश्दी एंड वस नैपोल, ये जो है ना, यही मतलब कि देख लो, तुम ध्यान रखना इसको, ये फेमस अपने आप में, ये क्या है? इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स कहलाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, दिले इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू रिटन। कईवीं सदी में, आपसे अगर पूछा जाए कि कईवीं सदी में मान लीजिए स्टार्ट होता है भारत में कविता लिखने की शुरुआत इंग्लिश में, ठीक ना। इंडियन इंग्लिश पोएट्री कब से शुरू होता है? कईवीं सदी में। तो हम, मेरे हिसाब से आप टिक मार देना कि 19वीं सदी में कविता इंग्लिश में लिखना हिंदुस्तान में शुरू हो गया था। कईवीं सदी याद कर लेना बाबू, कईवीं सदी एक बात करें हम, ये 19वीं सेंचुरी के बारे में बात करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, देख लो, चलो देख लो, बस मतलब कि अभी मतलब कि इसके अलावा मतलब आपको नहीं है, ठीक ना। चलो, जितना भी आपको अच्छा लगा ना, वो कम से कम अगर लाइक करने की इच्छा हो, अगर अच्छा लगा तब, तो समझो कि लाइक कर देना, ठीक है। आज इतना ही रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।